वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया था। उद्देश्य क्या क्या है, क्या क्या योजनाएं जो है चलाई गई थी। आज हम स्पेशली जो है पशुपालन प्रसार और उस पशुपालन प्रसार तथा उसके विभिन्न विकास कार्यक्रम जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब तक आप लोग जो है अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि भाई प्रसार शिक्षा क्या है। हमने जो इतने लेक्चर पढ़े हैं उसमें आपको पता लगा कि प्रसार शिक्षा क्या है और पशुपालन प्रसार क्या है। पशुपालन के प्रसार का काम करता है पशुपालन प्रसार है। तो आज हम पशुपालन प्रसार और उसके विभिन्न विकास कार्यक्रम जो चलाए गए सरकार द्वारा उनका अध्ययन करेंगे। ये आप जो है पेज नंबर 81, आपकी बुक का पेज नंबर 81 पे ये टॉपिक है। अब आप देखो पशुपालन का महत्व समाज में क्या है या भारत में पशुपालन का क्या महत्व है। इसका महत्व जो है ये आय के साथ साथ पशुपालन से हमें आय होती है, इसके साथ साथ जो है वो ना केवल उस आदमी की जो पशुपालन करता है उसकी गरीबी को दूर करता है अदरवाइज, बल्कि आर्थिक सुरक्षा देता है उसको। वो आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है क्योंकि उसको इनकम होती है। दूसरा, उसको रोज़गार मिलता है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, उसको उससे भोजन भी मिलता है। जो दूध है वो अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, तो उसको भोजन की सिक्योरिटी मिलती है। जीवनयापन का आधार मिलता है, यानी लिवलीहुड जिसे बोलते हैं जीवन यापन, उसका उसको बेस मिलता है, आधार मिलता है। मानव सभ्यता का जब आरंभ हुआ था तभी से कृषि और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आप मानते हो ना कि पशुपालन और कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों का चोली दामन का साथ है। आज़ादी से पूर्व भी इस विकास कार्यक्रम और पशुपालन विभाग और इसके विकास हेतु स्थापित किए गए कई इसमें सेक्टर स्थापित किए गए। इसी क्रम में 1903 में 1903 में जो बिहार है, बिहार में पूसा इंस्टीट्यूट का, पूसा आप नाम सुना, पूसा इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध है। पूसा इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के लिए इसकी स्थापना की गई और 1926 में 1903 में पूसा इंस्टीट्यूट बिहार में स्थापित की गई एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में प्रसार और उसके विकास के लिए। और उसी में 1926 में यानी लगभग 23 साल बाद में एक RCA मतलब है, इसका मतलब है द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर पे एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था RCA नियुक्त किया गया, जिसका काम भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि की स्थिति व उसके विकास हेतु विभिन्न विचार, अनुमोदन व नीतियाँ बनाना। उनके ही विचार है, उनका अनुमोदन करना और फिर नीतियाँ बनाना एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास के लिए और अर्थव्यवस्था का सुधार करना ग्रामीण क्षेत्र में। RCA ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए, कई नीतियाँ बनाई और इनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य था, ये नीतियाँ जब बनाई तो एक महत्वपूर्ण कार्य 1929 में 1929 में एक ICAR की स्थापना की गई। वहीं पे भारत में ICAR, जिसको पहले बोलते थे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कृषि विभाग में रिसर्च करने के लिए इंपीरियल काउंसिल बनाई गई है। इंपीरियल काउंसिल उसको बोलते थे ICAR, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1929 में
ICAR की स्थापना की। उसका फुल फॉर्म क्या था? उसका फुल फॉर्म 1929 में जब बढ़ाई गई थी तो उसका फुल फॉर्म था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और बाद में इसका नाम जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। तो ICAR ही, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हो गया इम्पीरियल से इंडियन हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जो है नई दिल्ली में स्थित है। आज़ादी के बाद में देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद भारत सरकार द्वारा कई काम जो शुरू किए गए, विभिन्न कार्यक्रमों के कारण पशुपालन प्रसार व विकास ने गति पकड़ी। यानी जो एग्रीकल्चर का काम जब शुरू किया भारत सरकार ने, तो आज़ादी के बाद में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में पशुपालन प्रसार और उसके विकास ने गति पकड़ी। तो सभी कार्यक्रम सुचारू लयबद्ध तरीके से, यानी सिस्टमेटिक ढंग से इंटेंसिवली लागू किए, गहनता से लागू किए, मतलब जोर दे के लागू किए गए, उसको जोर दे के लागू किए, जिसे बोलते हैं इंटेंसिवली लागू किए गए। सभी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना था, उत्पादन बढ़ाना, मतलब उससे क्या है प्रोडक्शन बढ़ाना, जैसे एग्रीकल्चर से अनाजों का जो भी मतलब खेती बाड़ी की जो फसलें होती हैं उनका, और उन्नत तकनीक विकसित करना, यानी प्रोडक्शन बढ़ाना और उन्नत तकनीक विकसित करना, नस्ल सुधार का कार्यक्रम करना, पशुपालन में नस्ल सुधार, जो हमारी देसी नस्लें हैं उनको संरक्षित करना, और जो कम दूध वाली नस्लें उनको अच्छे दूध वाली पशुओं से प्रजनन करवा के अच्छे दूध वाली नस्लें पैदा करना, पशु स्वास्थ्य में सुधार करना, और परिवार की आय और आर्थिक हालत में सुधार करना, सामाजिक और आर्थिक विकास डेवलपमेंट करना, इनमें ये काम शामिल हुए उसमें पशुपालन में। और इसके लिए बहुत सारे काम पशुपालन के क्षेत्र में शुरू किए, जिनका हम आज वर्णन करेंगे। एक था ऑल इंडिया की विलेज स्कीम। ऑल इंडिया की विलेज स्कीम जिसको बोलते हैं KVS। ये जो कार्यक्रम है ये 90 के दशक के बाद में बंद हो गया। ये 90 के दशक के बाद में इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। ये काम क्या था कि 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये कार्यक्रम जो है की विलेज स्कीम जो है, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इस योजना में गायों और भैंसों के जो क्षेत्र थे उसमें की विलेज के ब्लॉक्स खोले गए, की विलेज के ब्लॉक्स स्थापित किए गए, और आसपास के एक ब्लॉक में 4 गांव उसके अंडर में दिए गए, यानी आसपास के 4 गांव शामिल किए गए और एक ब्लॉक खोला गया की विलेज का। और ये जो 4 गांव थे उनमें कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोले गए, और जो मेन ब्लॉक था वहाँ पर एक सीनियर अधिकारी बैठता था, उसके साथ में कंपाउंडर और लैब वगैरह स्थापित थी। बुल रखते थे, अच्छी नस्ल के बुल, सांड, गाय के, भैंस के, उनसे सीमन कलेक्ट करते थे, फिर आगे कृत्रिम गर्भाधान करते थे, या जो नई गायें बोलती थी उनको उनसे नया दूध करवाते थे, उनसे मतलब प्रजनन करवाते थे। तो इससे क्या गवर्नमेंट जो है फ्री में करती थी, तो लोगों की नस्ल का सुधार का कार्यक्रम था। यानी गायों और भैंसों के विकास हेतु कार्य योजना बनाई गई तथा उनके उन्नत प्रजनन स्वास्थ्य की सही देखरेख, एक तो उनका प्रजनन सुधारा गया, उनके स्वास्थ्य की सही देखरेख की गई, वैज्ञानिक तरीके से पशु प्रबंधन किया गया, चारे की फसलें उगाने के बारे में बताया गया कि अच्छी अच्छी चारे की फसलें कौन सी होती है, उनको अच्छे चारे के बीज उपलब्ध करवाए गए, जगह जगह पे ट्रायल किए गए चारे के, लोगों को प्रदर्शन दिखाए गए चारे के, ये कई काम उसमें किए गए। अब इसमें तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे पहले सर्वप्रथम इसमें कृत्रिम गर्भाधान को शामिल किया गया। सबसे पहले इसमें AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आप जानते हो कि अच्छी नस्ल के सांड से वीर्य प्राप्त करके उस वीर्य को अच्छी तरह से प्रोसेस करते हैं, फिर उसकी डोज बनाते हैं, फिर उनको सीमन स्ट्रा में उनको स्टोर करते हैं, फिर उनको लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। ये आपने हॉस्पिटल में जाके देखा होगा, अगर नहीं देखे तो आप अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके कृत्रिम गर्भाधान के बारे में वहाँ के
कंपाउंडर से, डॉक्टर से इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि अभी जैसे कोरोना काल में आप अपने अपने घर में रहते हो, गांव में रहते हो, तो आप अपने गांव में जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ जाके इसके बारे में, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो की विलेज स्कीम में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान को शामिल किया गया, जिसमें करीब 10,000 एक की विलेज स्कीम में जो एक ब्लॉक था उसमें लगभग 10,000 गाय भैंसें जो प्रजनन योग्य थी उनके ऊपर एक सेंटर खोला गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक लगभग 612 केंद्र कार्यशील थे। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी तब तक लगभग 612 केंद्र कार्य, लेकिन इस योजना का लाभ बहुत कम पशुधन तक पहुंच पाने के कारण, यानी इसका लाभ पशुधन तक बहुत कम पहुंचा, इसलिए इस योजना को आसानित परिणाम प्राप्त नहीं होने के कारण इसको 90 के दशक में 1990 के बाद में इसको बंद कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण योजना जो पशुओं के लिए चलाई गई थी वो थी गहन गोवंश विकास परियोजना। गहन गोवंश विकास परियोजना जिसे बोलते हैं इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा ICDP की फुल फॉर्म क्या है और ICAR की फुल फॉर्म क्या है। तो ICDP जो है वो इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी भारत सरकार द्वारा सन 1963 में 1963 में, ये भी आपको याद करना है कि ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। 1963 में कृषि में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर, यानी जो IADP प्रोग्राम चलता था एग्रीकल्चर में, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसी की तर्ज पर पशुपालन में ICDP की शुरुआत की गई, यानी इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये जो है IADP की तर्ज पर शुरू किया गया था, जो एग्रीकल्चर में चलाया गया था पहले, उसकी तर्ज पे ICDP की शुरुआत की। इसमें संपूर्ण देश में, पूरे भारतवर्ष में देसी गोवंश व भैंसों के प्रजनन क्षेत्रों में, मतलब जहाँ पे पूरे भारतवर्ष में जो देसी गोवंश की भैंसें और गायें थी, उस क्षेत्र में बड़े मिल्क प्लांट लगाए गए, दुग्ध प्लांट में ICDP स्थापित तो शुरू किए गए, यानी जहाँ पे मिल्क प्लांट थे बड़े बड़े, पूरे देश में मिल्क प्लांट आप जानते हो, जहाँ पे दूध इकट्ठा करते हैं फिर उसका प्रोसेसिंग करते हैं, वो मिल्क प्लांट थे। तो जो बड़े बड़े मिल्क प्लांट थे वहाँ पे इस ICDP योजना को शुरू में उनसे जोड़ा गया, इस योजना को बड़े बड़े मिल्क प्लांट से जोड़ा गया तथा इन्हें इस प्रकार जोड़ा गया, इस प्रकार से जोड़ा गया कि प्रत्येक ICDP के अंतर्गत जो एक ICDP का ब्लॉक था उसमें लगभग 1 लाख प्रजननशील पशु शामिल हो सके, यानी इतने पशु उसमें उस मिल्क प्लांट के अंडर में जहाँ ICDP का प्रोग्राम शुरू किया गया उसमें लगभग 1 लाख प्रजननशील पशु शामिल हो सके। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया। इस योजना को ICDP को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। एक विशेष विकास कार्यक्रम था, ये एक विशेष यानी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। ICDP द्वारा संबंधित डेयरी प्लांट को सभी सुविधाएं, मतलब जो डेयरी प्लांट था जिसमें ICDP प्रोग्राम शुरू किया गया था उसको सभी आवश्यक साधन व तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। उसमें जितने भी साधन चाहिए थे वो दिए गए, तकनीकी सेवाएं मतलब उनको एक्सपर्ट वगैरह, एक्सपर्ट साइंटिस्ट उसको दिए गए तथा डेयरी प्लांट्स को सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर उसे एकत्र कर सके व उनका प्रसंस्करण भी कर सके। प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग। प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग का मतलब होता है दूध को इकट्ठा करने के बाद में दूध को थैलियों में पैक करना, बोतलों में पैक करना और फिर आगे सप्लाई करना, प्लस उसकी दही बनाना, प्लस उसकी चीज़ बनाना, बटर बनाना, पनीर बनाना और उनको कर भेजना। फ्लेवर्ड मिल्क है, आजकल फ्लेवर्ड मिल्क आने लग गया, और भी मिल्क की बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया, जैसे रसगुल्ले बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह है। इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं ताकि वो प्रोसेसिंग कर सके। ICDP
को सबसे अधिक सुदृढ़ प्रयास माना जाता है। इसको आईसीडीपी को, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अधिक सुदृढ़ प्रयास यानी मोस्ट डिटरमाइंड इफर्ट माना जाता है, प्रयास माना जाता है, जो गाय और भैंसों के दुग्ध उत्पादन व उत्पादक को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। यानी गाय भैंसों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया। लेकिन 1970-71 में मूल्यांकन किया गया तो आईसीडीपी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं रहा। यानी इसका मेन काम तो था दूध का उत्पादन बढ़ाना, लेकिन अगर ये जब तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया और 1970-71 में जब इसका मूल्यांकन किया गया, कोई योजना चलती है तो उसका मूल्यांकन करते हैं, भाई ये फायदे में है या नुकसान में है। तो इसका जब मूल्यांकन किया गया 1970-71 में, तो ये योजना जो है आईसीडीपी अपने उद्देश्यों में ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, यानी जिस लक्ष्य के लिए हमने इसको शुरू किया था वो उसको पूरा करने में ये सफल नहीं रहा। फिर आई तीसरी श्वेत क्रांति, मतलब ऑपरेशनल फ्लड वाइड रिवॉल्यूशन। ये श्वेत क्रांति जो है ये इसका काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, तो इसको हम आज के बजाय कल इसका अध्ययन करेंगे, ताकि आप लोग जो है अपनी एक बार इसको, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब ये लेक्चर पढ़ें तो उससे पहले आप जो है श्वेत क्रांति के बारे में एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लें, ताकि जब मैं आपको बताऊँ तो आपको समझने में आसानी रहे। धन्यवाद। और एक बात और कह रहा हूँ आपसे कि आप लोग जो ये हमारे लेक्चर सुनते हो, इसके बाद में आप इस लेक्चर को सुन के इसमें जो आपका व्हाट्सएप है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा है, प्रिंसिपल साहब का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कमेंट्स दिया करें कि आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये अब समझ में भी आता है कि नहीं है, आपको इसमें कुछ सुधार करना है, या इसको हम जो लेक्चर देते हैं आधा घंटे का या 25 मिनट का या 15 मिनट का, तो आपको सूटेबल टाइम भी हमें बताएं कि 15 मिनट सही है, 20 मिनट सही है, आधा घंटा सही है, तरीका ये सही है, या कोई इसमें कुछ चेंज करें, ये हमें ज़रूर आप फीडबैक दिया करें। धन्यवाद।